हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे रेसों की। और जो रेसें हम इसकी पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के आगे का टॉपिक आज हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कपास। कपास क्या होता है, या फिर कपास का इतिहास क्या रहा है, या फिर कपास से क्या क्या बनाए जा रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या रही, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें नेक्स्ट रेसे को पढ़ना है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे लिनन की। अगर हम बात करें लिनन की, तो लिनन के सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिनन है ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो हमने जैसा कि रेसे के वर्गीकरण में पढ़ा था कि जो लिनन है वो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। अब हम इसमें बात करेंगे जो वानस्पतिक जगत से रेशे जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसमें से वनस्पतियों में किससे प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो लिनन होता है वो फूलों से नहीं बल्कि क्या होता है, तने से प्राप्त हो रहा है। हमने कपास में पढ़ा था कि जो कपास होता है वो कपास के जो बीज होते हैं, बीज के चारों तरफ जो रेशे लिपटे हुए होते हैं, वही होता है कपास का रेशा। लेकिन ये जो लिनन है वो किससे प्राप्त हो रहा है, वानस्पतिक जगत के तने से प्राप्त हो रहा है। और जो लिनन है इसे हम क्या कह सकते हैं, सेलुलोजिक रेशा कह सकते हैं, क्योंकि जो वानस्पतिक जगत के जितने भी रेशे पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सेलुलोजिक रेशा कह रहे थे। और वहीं पे जो जंतु जगत में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, वो जो प्रोटीन जगत के पाए जाने वाले रेशे थे। तो यहाँ पे आगे हम बात करेंगे जो लिनन है ये तने से प्राप्त हो रहा है, लेकिन किसके तने से प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम बात करते हैं लिनन के पौधे की। तो जो लिनन का पौधा होता है उस पौधे का नाम है फ्लैक्स। फ्लैक्स नामक जो पौधे हैं, फ्लैक्स के पौधे से क्या होता है, लिनन का रेशा प्राप्त होता है। जो फ्लैक्स का पौधा होता है उसके तने जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और इन लंबे रेशे से क्या प्राप्त हो रहा है, हमें लिनन प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें आगे, तो इसमें अगर हम इसके तने से प्राप्त कर रहे हैं इस रेशे को, तो ये बहुत ही परिश्रम वाला होता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ऐसे हमें आसानी से ये रेशा नहीं प्राप्त होता है। किस लिए इसे यह प्राचीन काल की कला बताई गई है। प्राचीन काल में इसको कला क्यों बताया गया, उस समय इतना रोजगार नहीं हुआ करता था। लोग अलग अलग प्रकार की कलाएं किया करते थे, जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध थे उन्हीं से कुछ ना कुछ वो करके आगे क्या विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाते थे। और इसमें देखने को ये मिला कि जो फ्लैक्स का पौधा था उसके तने से उन्होंने रेशा प्राप्त किया। किस प्रकार से प्राप्त किया आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो जो लिनन का रेशा इसे शांति का सूचक और पवित्र रेशा माना जाता है। ये शांति का सूचक बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिनन की जो भूमि है, मतलब लिनन की भूमि यानी कि जहाँ से लिनन का उत्पादन माना जाता है वो है मिस्र। मिस्र देश जो है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिनन को देखे थे और पाए थे। अगर हम बात करते हैं आगे, तो 10,000 वर्ष पूर्व में ही, 10,000 वर्ष पूर्व में ही जो लिनन है उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? मिस्र में प्राप्त हुआ था। और कहाँ पे प्राप्त हुआ था, वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो व्यक्ति मर जाते थे उन व्यक्ति के जो शव हुआ करते थे, लाशें हुआ करती थी, उनको इस लिनन के बने रेशे से जो वस्त्र बने थे उसमें लपेट कर उनके शव को दफनाया जाता था। इसलिए क्या बताया गया कि जो लिनन है उसको क्या, पवित्रता का सूचक मान लिया गया। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसका जो उत्पादन स्थान है लिनन का, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रथम स्थान पर लिनन उत्पादन में कौन सा देश है, वो है रूस। रूस जो देश है ये लिनन उत्पादन में प्रथम स्थान पर माना जाता था, लेकिन वर्तमान में चीन को माना जा रहा है। लिनन उत्पादन का जो वर्तमान स्थान है वो क्या है, चीन। इसके बाद है सर्वोत्तम किस्म की अगर हम बात करें, जो लिनन है, लिनन जो अच्छे किस्म के रेशे प्राप्त हो रहे हैं वो आयरलैंड में प्राप्त हो रहे हैं। हम यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म किस प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आयरलैंड को ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिनन है उसकी खेती के लिए अच्छे जलवायु, अच्छी भूमि, ये सारी चीज़ें पाई जा रही है, अच्छे मौसम पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म के लिनन के रेशे प्राप्त हो रहे हैं। आगे हम बात करें अगर इसके फसल चक्र की, तो जो लिनन की खेती है बहुत ही लंबे समय की होती है, और फसल से ज़्यादा तैयारी हमें कब करनी पड़ती है, उसकी भूमि की तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि जो लिनन की भूमि होती है, उस लिनन की भूमि में क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी आप खेती करें लिनन की, तो लिनन की खेती से पूर्व में 6 वर्ष पूर्व ही आपको खेत को तैयार करके छोड़ देना पड़ता है। यानी कि जो भूमि है लिनन की, इसे अच्छे उत्पादन करने के लिए, अच्छे रेशे प्राप्त करने के लिए, इसकी जो भूमि है, अगर इस साल हमें बुआई करनी है लिनन की, तो इसके पिछले 6 वर्ष पूर्व में क्या करते हैं, इस खेत को अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम लिनन खेती कर रहे हैं
तो आज अगर हम खेती के लिए भूमि जो है तैयार कर रहे हैं, जैसे 6 वर्ष बाद ही हम अगर बुआई करेंगे तब जाके इसमें हमें अच्छे किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले रेसे प्राप्त होंगे। यानी कि 6 वर्ष पूर्व हमें क्या करना पड़ता है, खेत को तैयार करना पड़ता है और 7वें वर्ष हम क्या करते हैं, लिनन की बुआई करते हैं। अगर हम इसके मौसम की बात करें तो जो ये लिनन है इसके लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। समशीतोष्ण जो जलवायु के स्थान है वहां पे ये लिनन पाया जाता है और इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें पथरीली मिट्टी नहीं, बलुई नहीं, बल्कि एकदम सुंदर भूमि होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी की होनी चाहिए। और एक विशेष प्रकार का गोंद पाया जाता है इसमें जिसका नाम है पेक्टिन। यानी कि पेक्टिन नामक गोंद जो है किसमें पाया जा रहा है, लिनन के तने वाले जो रेसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें कि फ्लैक्स की बुआई के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि लिनन के इतिहास को हमने पढ़ा, इसका उत्पादन क्षेत्र पढ़ा, फिर अब हमने इसका फसल चक्र पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे अगर हमने फसल की बुआई तो कर दी है, लेकिन किस उद्देश्य से हम बुआई कर रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि पिछले वाले में हमने पढ़ा था कपास को, तो हम रेसे प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वहीं पे उसमें ये भी आपको जानना था कि जो कपास होता है ना, जो कपास का बीज होता है, उस बीज से हमें तेल की भी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर हम लिनन की खेती करते हैं तो लिनन की खेती अगर हम कर रहे हैं तो तने से हमें रेशा प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन जो लिनन का जो बीज है उस बीज से हमें विशेष प्रकार के तेल प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से तेल हैं, वो है लिनसीड ऑयल, एक लिनसीड नामक ऑयल होता है वो पाया जाता है, और वार्निश का प्रयोग आप लोग जानते ही होंगे लिनन के लिए, जो कि हमें किससे प्राप्त हो रहा है, लिनन से प्राप्त हो रहा है। आगे अगर ये तो हमारा था बस बीज के प्रयोग था, लेकिन तने से हमें क्या हो रहा है, रेशे की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब भी हम क्या करें, लिनन से रेशे की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार के जो लिनन के पौधे हैं, किस प्रकार के उनसे किस प्रकार के अच्छे मिलेंगे या नहीं अच्छे मिलेंगे, तो किस प्रकार से पौधे होंगे तो हमें अच्छे रेशे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर इसका जो लिनन का फूल है, इसका जो फूल है, अगर ये फूल जो है वो सफ़ेद है, लिनन का जो पौधा है अगर उसके फूल अगर सफ़ेद वाले हैं तो क्या होगा, निम्न क्वालिटी के हमें क्या प्राप्त होंगे, रेशे प्राप्त होंगे। लेकिन वहीं पे अगर इसके फूल नीले हैं तो उससे उच्च गुणवत्ता के रेशे हमें प्राप्त होते हैं। ये याद रखना है हमको कि लिनन से हम क्या कर रहे हैं, रेशे प्राप्त कर रहे हैं उसके तने से, लेकिन उसका जो फूल होता है हम उससे पहचान करेंगे जो सफ़ेद फूल वाले रेशे हैं वो क्या होंगे, वो निम्न क्वालिटी के होंगे, निम्न गुणवत्ता के होंगे। वहीं पे जो नीले फूल वाले होते हैं उनसे हमें उच्च गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं। आगे हमें बात करनी है कि लिनन उत्पादन की प्रक्रिया। अगर हम लिनन से वस्त्रों के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं, रेशे तैयार कर रहे हैं, धागा तैयार कर रहे हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि लिनन उत्पादन की प्रक्रिया, जिसमें हम सबसे पूर्व में क्या करते हैं, बुआई। जब हम पहले से ही हमने देख लिया कि जो हमें ये लिनन का रेशा है ये वानस्पतिक जगत का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिनन की बुआई करनी होगी। बुआई करने के बाद इसमें इस जो पौधा है ये लिनन, इसके अनुसार हमें उच्च क्वालिटी में अगर रेशे प्राप्त करने हैं तो हमें लिनन के लिए जो सहयोग दे रहे हैं उनके जलवायु, जल, मिट्टी, इन सबको अच्छा देंगे हम। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एक अच्छे किस्म का तना प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसके बाद कटाई करते हैं। किसकी कटाई कर रहे हैं हम, तने की कटाई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कटाई करने के बाद हम इसको इकट्ठा कर ले रहे हैं। जब हम लिनन को काट रहे हैं, इकट्ठा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सुखाना व पत्ते अलग करना अगले प्रोसेस में है। हम उसको काट करके वही खेतों में छोड़ देते हैं और वो क्या होता है, तना जो है हमारा, उसकी जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं और पत्तियां सूख करके तने से अलग हो जाती हैं। इसके बाद है अगला गलाना। अगर हम यहाँ पे गलाने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या हो रहा था,
हमने देखा लिनन जो है वो तने से तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमने तने को प्राप्त कर लिया, लेकिन तने से हमें डायरेक्ट रेशा या धागा नहीं प्राप्त हो जाएगा, बल्कि इसमें बहुत ही क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि जो लिनन का रेशा होता है वो बहुत ही परिश्रम से प्राप्त होता है। तो यहीं पे हमें ये परिश्रम देखने को मिलता है कि जब हमने यहाँ पे क्या किया कि तने को सुखाकर उनकी पत्तियों को अलग कर दिया, हमें तने तो प्राप्त हो गए, लेकिन अब इनकी बारी आती है गलाने की। तो गलाएंगे कहाँ पे हम इसको, ये तना हमें प्राप्त हो, जो डंठल प्राप्त हुई है हमें, इसको हम तालाब में ले जाते हैं। तालाब में ले जाकर के, नदियों में ले जाकर के क्या करते हैं, इसको डंठल जो है इसके, उसको हम गट्ठर बांध के ले जाके तालाबों में इसको पानी में दबा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वो लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद क्या होता है, लिनन जो है वो अच्छे प्रकार से, जो उसके आवरण होते हैं छिलके, वो अच्छे से वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तोड़ना या पीटना। ये जो हमने डंठल जो है, इसके तने जो हैं उनको हमने जो गलाया था, गलाने के बाद हम उसको तोड़ रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। जब हम उसको लगातार पीटते जाते हैं, इसलिए जो हमने गलाया था, जब हम लगातार उसको पीटते जाते हैं तो उसके क्या होते हैं, जो भी उसके रेशे हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जो भी उनमें वेस्ट मटेरियल थे, जो गलने लायक थे, वो सारे गल के अलग हो गए थे, लेकिन जो उसके रेशे थे वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से पीटने के दौरान वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद है कंघी करना। पिछले क्लास में भी आप लोगों ने कपास में पढ़ा था कि जो रेशे हैं उनमें क्या करना था, कंघी की प्रक्रिया की जाती थी। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिनन है इसमें हमें कंघी की प्रक्रिया करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, कंघी की प्रक्रिया करने से क्या होता है, जो रेशे हैं वो एक दूसरे से एकदम अच्छे से अलग हो जाते हैं, और जो लंबे रेशे हैं वो एक साइड हो जाते हैं, और जो उसमें छोटे छोटे टूटे हुए रेशे हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। तो इससे हमें ये अच्छाई होती है पीटने से या कंघी करने से, कि जो भी हमें लंबे रेशे प्राप्त हो जाते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, छोटे रेशों को अलग कर लेते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनके उच्च क्वालिटी के हम वस्त्र तैयार करते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं उनसे निम्न क्वालिटी के तैयार करते हैं। या फिर जो छोटे वाले रेशे होते हैं उनको हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे, तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है मानवकृत रेशे में, कि उसमें हम कुछ वेस्ट मटेरियल जो हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त हो रहे थे, उनके वेस्ट मटेरियल को बचा के रखते हैं, और कुछ केमिकल्स को मिला करके उनसे हम मानवकृत रेशा तैयार कर ले रहे थे। तो इस प्रकार से जब हम कंघी की प्रक्रिया करते हैं ना, तो उनके जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं, छोटे रेशे बचते हैं, उनको हम अलग करके रख लेते हैं। इसके बाद है रेशों को टांगना। कंघी की प्रक्रिया करने के बाद रेशों को हम क्या करते हैं, टांग देते हैं एकदम लंबाई में उनकी, जिस प्रकार से हमने लंबे रेशे को अलग किया है। इसके बाद की प्रक्रिया है, इसमें कताई की प्रक्रिया होती है। कताई की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो रेशे हैं, रेशे से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कताई होती है। इसके बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कताई के बाद हमें धागे प्राप्त हो जाते हैं, और जब हमें धागे प्राप्त हो जाते हैं तो धागे से कपड़े बनाने के लिए हमें बुनाई की प्रक्रिया करनी पड़ती है। बुनाई की प्रक्रिया हम करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नॉर्मल थान का कपड़ा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसमें विशेष प्रकार की परिसज्जाएं करते हैं, चाहे वो रंगाई हो, छपाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो। इन प्रकार से ढेर सारी प्रक्रियाएं करते हैं इन पे हम, जिससे हमारे वस्त्र क्या हो जाते हैं, सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा क्या, लिनन की उत्पादन प्रक्रिया, जिसमें बुआई, कटाई, सुखाना, गलाना, तोड़ना, कंघी करना, रेशों को टांगना, कताई, बुनाई और लास्ट में परिसज्जा। आगे हम बात करेंगे, अगर हमने ये क्या किया है, फ्लैक्स के जो तने से हमने क्या किया, रेशा प्राप्त किया, उसका उपयोग क्या हो सकता है, कि हम जो ये कपड़ा हमने प्राप्त किया उस कपड़े का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो जो ये कपड़े तैयार हो रहे हैं उनसे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, हम क्या करें, रुमाल बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं, रसोई घर में जो भी हम कपड़े यूज करते हैं वो कपड़े बनाए जाते हैं। क्यों, आगे हम विशेषता में पढ़ेंगे कि जो रेशा है ये, इसमें अवशोषकता का गुण पाया जा रहा है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रुमाल और तौलिए, रसोई घर के कपड़े आदि में हम इस प्रकार के रेशे से कपड़े तैयार कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिनन की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें ये, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ये हमारा रेशा है वो वानस्पतिक जगत से प्राप्त हो रहा है, लेकिन वानस्पतिक जगत के जितने भी रेशे हैं उसमें से सबसे लंबा रेशा अगर हम बात करें वानस्पतिक जगत के, तो लिनन होता है। लिनन जो है वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी चमक की, तो रेशम जैसी चमक होती है। रेशम आगे वाली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जो रेशम होता है वो
हमें जंतु जगत से प्राप्त हो रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी चमक होती है उसमें, तो उसी के समान इसमें भी चमक पाई जाती है। नमी अवशोषकता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये नमी को अपने में अवशोषित कर लेता है। इसके बाद है रगड़ व घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इसके कपड़े को ज़्यादा रगड़ते हैं या फिर दबाव देते हैं तो इस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे है फफूंदी लगती है। फफूंदी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें अवशोषकता का गुण पाया जा रहा है। जिस भी कपड़े में अवशोषकता का गुण पाया जाएगा उसमें फफूंदी लगना नॉर्मल है। आगे है तेज चमक के लिए 30 से 60 घंटे तक कुटाई की जाती है। हम आपको अगर बता दें, जो कुटाई की ये प्रक्रिया है ये सबसे ज़्यादा किस में की जाती है? ये जो कुटाई की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा लिनन के रेशे में की जाती है। और इसमें ये जो विशेष प्रकार की परिसज्जा है सिर्फ और सिर्फ अगर लिनन में की जा रही है तो क्यों की जा रही है? क्योंकि इसे हमने तने से प्राप्त किया और तने के बाद जो तना हमें प्राप्त हुआ उसको हमने तालाब में भिगोया, उसको पीटा, तोड़ा, सारे रेशों को अलग किया, और जितना ही ज़्यादा ये इसकी कुटाई की जाती है इसमें उतनी ही सुंदर चमक आती है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये रेशा है इस पे अम्ल का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, रंग मुश्किल से चढ़ता है और आसानी से उतर जाता है। यानी कि जो ये लिनन का रेशा है इससे जो भी हम वस्त्र तैयार कर रहे हैं, जो भी रुमाल, तौलिया इत्यादि हम बना रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि रंग बहुत ही मुश्किल से चढ़ता है, यानी कि जल्दी चढ़ता नहीं है, और अगर चढ़ भी जाता है किसी प्रकार से तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है। अगर हमें इसके रंग को पक्का करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रंग होगा उसमें हम फिटकरी और नमक का क्या करते हैं, मिश्रण कर देते हैं, जिससे हमारा जो रंग है वो पक्का हो जाता है। तो हमने शुरुआत से क्या पढ़ा, जो हमारे लिनन है इसके बारे में हमने पढ़ा, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, इसका उत्पादन स्थान कहाँ है, फसल चक्र क्या है, इसका जो बुआई की जा रही है इसका उद्देश्य क्या है बुआई का, लिनन के उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि ये जो लिनन का वस्त्र है इसके उपयोग क्या है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि लिनन की विशेषताएं। तो ये रही आज की हमारी क्लास। मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।